हेलो एवरीवन। आज हम हमारे क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट से बिलोंग करता है। तो इस यूनिट के पहले भी हमने बहुत से न्यूमेरिकल देख चुके हैं और आज फिर से हम कुछ आगे देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स स्ट्रेस स्ट्रेन यूनिट के। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। इन टेस्टिंग एन 1 centimeter diameter mild steel rod in tensile, it was found that a load of 1 kilogram caused an extension of 0.012 centimeter on a length of 20 centimeter. The maximum load was 2600 kg and the load beyond which stress strain was not proportional was 1100 kilogram. The extension of the 20 centimeter length was 6.15 centimeter and the diameter of fracture was 0.57 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन है, ये जिसको कि हमने अभी रीड आउट किया है और इसके नीचे में 4 यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला जो वैल्यू है जिसे कि हमें फाइंड आउट करना है वो है द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दूसरा जो है वो है यंग्स मॉडुलस, तीसरा जो है परसेंटेज इलोंगेशन और चौथा जो है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया एट फ्रैक्चर। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं डेटा, इसको एक बार हम लोग ड्राइंग में भी बना करके समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हमें 2 चीज़ों को लिखना, 3 चीज़ों को लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहला जो होता है वो है गिवन फॉर्मूला, दूसरा जो होता है वो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उसके अनुसार से हमें एक जो भी एक इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली जो एक डायग्राम हम बना सकते हैं वो डायग्राम हो गया सेकंड। और थर्ड हो गया उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड फॉर्मूले। तो उससे रिलेटेड फॉर्मूले को हमको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसे एडिट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा अपने फॉर्मूले को। हम बियॉन्ड द मैथमेटिकल इक्वेशन हम नहीं जा सकते हैं। तो उसके फॉर्मूले को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या किसी दूसरे फॉर्मूले को किसी दूसरे फॉर्मूले में हमें पुट करके उसके वैल्यूज़ को हमें अपने अकॉर्डिंगली हमें उसे प्रिपेयर करना होगा। तो ये हो गई 3 बातें। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है एक रॉड का जिसमें कि टेंसाइल लोड लग रहा है 1000 किलोग्राम का और जिसका कि लंबाई है 20 सेंटीमीटर और जिसका कि मैक्सिमम जो लोड है वो 2600 किलोग्राम लग सकता है। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब 1100 केजी है, मतलब 1100 केजी तक के वो इलास्टिक लिमिट के अंदर में रहेगा। और 1100 केजी से अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो वो किस में चला जाएगा, प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा, मतलब कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। फाइनल एक्सटेंशन जो है वो 20 सेंटीमीटर से बढ़ करके 26.15, मतलब फाइनल एक्सटेंशन ऑफ लेंथ जो है वो है 6.15 सेंटीमीटर। और बिफोर फ्रैक्चर डायमीटर 0.57 है। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बनाते हैं हम डायग्राम। डायग्राम बहुत ही सिंपल है। एक देखिए इस प्रकार से एक सर्कुलर बार है, इस प्रकार से एक सर्कुलर बार है, ठीक है। ये एक सर्कुलर बार हो गया। यहाँ पर क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है जिसकी की वैल्यू क्या है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। ओके, दोनों तरफ में इतना ही वैल्यू लग रहा है। अब ये जो लोड लग रहा है ये सेफ, अंडर द कंडीशन ऑफ सेफ है, ठीक है। इतना अगर हम लोड लगाएंगे तो हल्का सा इलास्टिसिटी शो करेगा। तो इसकी जो लंबाई है, देखिए इसकी जो लंबाई है वो क्या है 20 सेंटीमीटर बताई जा रही है। तो इतना लोड लगाने की वजह से इसमें जो एक्सटेंशन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा ऐसे करके जो ये बढ़ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा जो बढ़ रहा है, ये हल्का सा जो इसका जो साइज है इसे हम बोलेंगे डेल एल और इसे हम बोलेंगे लेंथ। ओके, तो ये जो लेंथ जो देखिए हल्का सा जो बढ़ रहा है डेल एल जिसे कि हम बोल रहे हैं, तो डेल एल की वैल्यू क्या बताई जा रही है, यहाँ पर बताई जा रही है वो 0.20 सेंटीमीटर बताई जा रही है। ओके, 0.20 सेंटीमीटर बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम ध्यान देंगे, और अगर हम यहाँ पर लोड की मात्रा को, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं,
अगर हम लोड की मात्रा को अगर मान लीजिए बढ़ा करके अगर हम 2600 अगर कर दें, वैल्यू को अगर हम 2600 किलोग्राम कर दें, तो मान लीजिए कि अगर जैसे कि इस प्रकार से ये बार है, इस प्रकार से ये बार है, तो इस बार में इस प्रकार से अगर ये टेंसाइल लोड लग रहा है, तो इसकी जो डेल एल की जो वैल्यू है, मतलब कि बिफोर फ्रैक्चर, ये बिफोर फ्रैक्चर इसका चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, पहले से तो ये 20 सेंटीमीटर का तो है ही, अब ये बदल करके क्या हो जाएगा 6.12 जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, और जो इसका जो डायमीटर है, ये जो इसका डायमीटर, ये ओरिजिनल डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये लंबा होने की वजह से किस प्रकार से हो रहा है, देखिए नेकिंग हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से वो हो रहा है। तो अब इसका जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, 0.57 इसका डायमीटर है, 0.57 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.57 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, इतनी चीज़ों को हमने देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी जो डायमीटर है वो 0.57 हो रहा है। तो यही चीज़ को यहाँ पर भी देखिए बताया गया है हमारे क्वेश्चन में, जिसे कि हमने पढ़ा है। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा गया है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक ये चीज़ है जिसे कि हमने पहले भी देख चुका है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है कि जैसे ही ये, जैसे कि ये ग्राफ है इंजीनियर कर्व, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है, ये नेकिंग जोन होता है, और यहाँ पर आकर के फेल हो जाता है, इस जगह पर आकर के ये फेल हो जाता है। तो यहाँ ये ओ से शुरू होता है, ये हो गया आपका स्ट्रेस का लाइन, और ये हो गया आपका स्ट्रेन का लाइन। ये हम एफ और ई से हम डिनोट करते हैं, ओके, दोनों मैग्नीट्यूड को। ये हो गया वाई मैग्नीट्यूड और ये हो गया एक्स मैग्नीट्यूड। तो जब हम ओ से जब शुरू करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है ए, उसके बाद में होता है पॉइंट बी। तो ए जो रहता है देखिए इलास्टिक लिमिट रहता है, तो ए पॉइंट तक के अगर हम जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब जैसे ही हम लिमिट, जैसा जैसा हम स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्ट्रेन की भी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब अगर हम और ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन है या वर्कपीस है, उसकी जो लंबाई है वो जो डिफॉर्म हो रहा है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोड का जो रेंज है वो एक सेफ लोड से बढ़ करके वो ज़्यादा हम लोड लगा रहे हैं, तो इलास्टिक लिमिट को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, डायग्राम के माध्यम से समझ रहे थे। अप्लाइड लोड भी देखिए 1000 किलोग्राम बताया गया है, डेल एल की वैल्यू भी बताई गई है, एल यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोड जो है यू प्लस एस, यहाँ पर 2600 किलोग्राम बताया गया। अल्टीमेट टेंसाइल यूटीएस, सॉरी यूटीएस लिखा हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या बताया जा रहा है कि इस रॉड में हम 2600 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। अगर हम 2600 किलो से अगर हम 1 किलो भी अगर हम ज़्यादा लगाएं, 1 kg भी अगर हम ज़्यादा अगर लोड को अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बार क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब कि दो हिस्सों में टूट जाएगा ये बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो बताई जा रही है वो है मैक्सिमम 1100 kg। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। फाइनल एक्सटेंशन ऑफ लेंथ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर चुका है, 6.15 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। बिफोर फ्रैक्चर डायग्राम, मतलब जैसे ही वो टूटने वाला है बार, उसके जस्ट माइक्रो सेकेंड पहले हमने जो मेज़र किया है, उसका जो डायमेंशन जो पता चल रहा है हमें, डायमीटर उस बार का 0.57 सेंटीमीटर बता रहे हैं। अब एरिया ऑफ बार π/4 d स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है मेरे ख्याल से, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर। ठीक है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा, F इक्वल्स टू P/A। ये कहीं कहीं पर P को हम लोग W से भी डिनोट करते हैं, ये आपका W हो गया, W से भी हम डिनोट करते हैं P को, ये आपका P हो गया। ओके, तो और ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। और ई का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस का, वो होता है F/E होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, मतलब कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है, F इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा।
या नहीं तो फिर स्ट्रेन अगर निकालने के लिए अगर बोला जाए तो स्ट्रेन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो सकता है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो स्ट्रेन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्मूले से क्या निकलता है, एफ अपॉन ई, ये निकल गया आपका स्ट्रेन। तो एफ अपॉन ई, अगर यहाँ पर एफ को अगर अपन खोल देते हैं मतलब ओपन कर देते हैं तो देखिए एफ को हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन ए लिखते हैं। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखते हैं, ई इक्वल्स टू पी अपॉन ए इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। और ई को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए थोड़ा केयरफुल इसको समझिएगा। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डेल एल बाई एल इक्वल्स टू पी अपॉन ए इंटू ई होता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। अब एल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डेल एल इक्वल्स टू पी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा पी एल बाई ए ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डेल एल का भी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग अपने इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ बार जो है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ था उसका जो एरिया है उसको फाइंड आउट कर लिया गया है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है पी अपॉन ए, उसके माध्यम से स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लिया गया है। स्ट्रेन जो है देखिए डेल एल अपॉन एल, तो स्ट्रेन के फॉर्मूले के माध्यम से देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपको कैलकुलेटर में करते चले जाना है। ये सब न्यूमेरिकल्स का आप विथआउट प्रैक्टिस आप नहीं बना पाएंगे या बनाएंगे भी तो अटक जाएंगे। तो इसलिए ये सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रेस का देखिए ये फॉर्मूला, स्ट्रेन का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का भी ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, एफ अपॉन ई। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वैल्यू यहाँ पर आ गया। यूनिट्स पर आप विशेष करके ध्यान देंगे, जैसे कि स्ट्रेस का यूनिट होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि फोर्स अपॉन जो भी लेंथ है एमएम में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और स्ट्रेन का तो हम कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, पर कहीं कहीं पर एमएम भी लिखता है स्ट्रेन का यूनिट, ओके। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का देखिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है देखिए ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर जो लोड लिया गया है 1100, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला जो लोड है 1100 अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया किया गया है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है 1400.738 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर है परसेंटेज इलोंगेशन, तो परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है देखिए 6.15/20 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज इलोंगेशन हो गया। आगे देखेंगे ये एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और फाइनल एरिया ऑफ बार इक्वल्स टू क्या बताया जा रहा है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग यहाँ पर देखिए परसेंटेज इलोंगेशन हमने निकाल दिया है, क्या है, इंक्रीज्ड लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल एल बाई एल इंटू 100 कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मान लीजिए। तो चेंज्ड लेंथ क्या है 6.15 है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ क्या थी 20 थी। तो इतना करने से परसेंटेज इलोंगेशन आ गया, मतलब 30.75% बढ़ चुका है अब जो उसका लेंथ है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालने का देखिए फॉर्मूला है, जो 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो एरिया था उसको तो हमने यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, 0.7853 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब यहाँ पर 0.57 जो सकरापन था, नैरो हो गया था, जो बार जो है वो नैरो हो गया था खिंचाने की वजह से उसका डायमीटर, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2551 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये है, देखिए आपको एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए ये एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम AC से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A डिवाइडेड बाई A1 हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया, सॉरी यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ठीक है, आप A1 इस प्रकार से भी ले सकते हैं, यानी तो फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आप A1 को क्या आप देख करके मतलब उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू की मतलब आप ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर निकालना है तो A माइनस A1 डिवाइडेड बाई A।
तो ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, ओरिजिनल ए रहेगा, ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर डाया वाला रहेगा। और ये जो A1 जो रहेगा, A1 वाला जो एरिया रहेगा ये कौन सा रहेगा, π/4 इंटू कौन सा डी रहेगा, ये रहेगा 0.57 का स्क्वायर रहेगा। ओके, तो ये 57 वाला कौन सा स्क्वायर है, जैसे कि ये जो बार था, ये इस प्रकार से हो गया था ना। ये पहले जो इसका जो डाया था, ये देखो अभी जो इसका डाया वो कितना है, 0.57 सेंटीमीटर है। बट पहले ये कैसा था, सीधा था, तब उसका डाया कितना था, तब उसका डाया था 1 सेंटीमीटर था। ओके, तब इसका डाया था 1 सेंटीमीटर था। तो वही चीज बताया जा रहा है कि कितना वो श्रिंक हुआ है, कितना उसका जो डायमीटर है वो कम हुआ है। तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखिए परसेंटेज में आ रहा है 67.515, मतलब कि इतना जो है उसका एरिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। प्रूव दैट थर्मल स्ट्रेस ऑफ बोथ एंड्स फिक्स्ड बार। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बार है इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है। स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेन तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये शायद हमने पहले भी इसको पढ़ चुका है। पी टेम्परेचर जो है ई अल्फा टी हमें प्रूफ करना है। एक बार है जो कि दोनों साइड से रिजिडली फिक्स्ड कर दिया गया है और उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हम उसको, वो रिजिडली फिक्स्ड हो गया है, तो वो अपना एक्सपांसन को क्या कर रहा है, बढ़ा नहीं पा रहा है। तो वो एक्सपांसन जो बढ़ नहीं पा रहा है उसको हमने उसकी एक्सपांसन को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिजिडली फिक्स कर दिया, उसके एक्सपांसन वो नहीं हो पा रहा है। तो उस एक्सपांसन नहीं होने की वजह से उसमें क्या स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, क्या स्ट्रेस उसमें जनरेट हो रहा है, उसी की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जितना ज़्यादा हम हाई टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, हाई स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, तनाव, ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पर हाई जनरेट हो जाएगा। तो पी टेम्परेचर यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। पी मतलब स्ट्रेस और टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस। ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अबव मटेरियल। टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए लेट, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सपोज किया गया है। तो एल ओ जो है इनिशियल लेंथ ऑफ बार है, एल टी जो है लेंथ ऑफ बार इन टी टेम्परेचर है, और एल टी जो है देखिए, एल टी नीचे जो है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एल ओ इंटू 1+α_t बाई ऑब्जर्वेशन। ओके, ये ऑब्जर्वेशन, ये प्रैक्टिकली ये फॉर्मूले को निकाला गया है। एल टी जो है एल टी जो है ये है एल ओ प्लस एल अल्फा टी। ओके, और अल्फा टी को देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर निकाला गया है, एल टी माइनस एल ओ, तो एल ओ यहाँ पर शिफ्ट हो गया माइनस में, और ये जो अल्फा टी तो इधर आ गया है, और एल ओ जो है ये देखिए नीचे की ओर चला गया है, ठीक है। तो अल्फा टी का देखिए अब क्या फॉर्मूला बन रहा है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, अल्फा टी होता है। ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहले भी कर चुका है। तो सिंस हुक्स लॉ के हिसाब से ई इंटू स्ट्रेस होगा, या पी टेम्परेचर जो होगा ई इंटू अल्फा टी होगा, और पी टेम्परेचर ई अल्फा टी देखिए यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको अगर आप कॉपी में लिख करके अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से ये आप लोग समझ पाएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल पाएंगे इनकी सारी वैल्यूज़ को। ओके, तो इसको आप लोग एक बार कॉपी में भी बना करके देखिएगा, शायद आप लोगों को बहुत आसानी से ये समझ में आ जाए। अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशो ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। ये भी मेरे ख्याल से ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं इसको हमने पहले भी देख चुका है। ये सब चीज़ों को हमें याद करके रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन सब न्यूमेरिकल्स को हम एग्ज़ाम में बनाने के लिए हमें ये सब फॉर्मूला का नॉलेज पहले से हमें होना चाहिए। ओके, इक्वल्स टू 2n इंटू 1+1/m, और रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड इलास्टिसिटी पॉइजन्स रेशो, तो ई इक्वल्स टू 3k इंटू 1 - 2m, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस जो है ये हो गया फॉर्मूला, ये जो छोटा फॉर्मूला है देखिए। अब यहाँ पर दो रिलेशन और हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये पिछली क्लास में हमने इसी फॉर्मूले के आधार से ये न्यूमेरिकल बनाया था, डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू ई इंटू 1 - 2/m,
और ये चौथे नंबर का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स, E इक्वल्स टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो इसका देखिए एक और फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू 2N। एन यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और K क्या है, बल्क मॉडुलस है। ठीक है, E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी का वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिए E इक्वल्स टू 9KN डिवाइडेड बाई 3K प्लस एन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान दे करके रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे वेयर ई का देखिए बताया गया है कि ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, म्यू है पॉइजन्स रेशो। जैसे कि म्यू से हम डिनोट करते हैं या 1/m से भी डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशो को। रेजिलेंस, रेजिलेंस क्या होता है इसको देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ मटेरियल इज कॉल्ड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेजिलेंस। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू F अपॉन 2E। मतलब कि बिना किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के अगर हम किसी भी बॉडी में उसको खींच करके या किसी उसको डिफॉर्म करके, इलास्टिकली डिफॉर्म करके अगर हम उसमें अगर हम एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, और जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, अपने आप रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को या ऐसे ऐसे डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, रेजिलेंस कहते हैं। और स्ट्रेन एनर्जी मतलब रेजिलेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू F अपॉन 2E है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे और आगे जो एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेजुअल लोडिंग सडनली एंड इम्पैक्ट लोडिंग। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो पहला है देखिए ग्रेजुअल लोडिंग, ये धीरे धीरे जो लोड लगता है उसे हम ग्रेजुअल लोडिंग कहते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू, स्ट्रेस को हम P से डिनोट करते हैं, सॉरी F से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू W अपॉन ए या P अपॉन ए। तो W को हम लोग P भी कहते हैं। ठीक है, P अपॉन ए या W अपॉन ए हम लिख सकते हैं। स्ट्रेन का देखिए फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया W अपॉन AE है। तो ये सब फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरे ख्याल से मोर देन 70-80 फॉर्मूले हैं, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 10 यूनिट है, हर यूनिट में 4-5 फॉर्मूला है। प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स का, अपने आप याद होता चला जाएगा आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बट एट द एंड आपको एक फार्मूला बुक मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें कि आप पूरे फार्मूलेस को आप एक जगह पर नोट डाउन करके रखें, जिससे कि उसका रिवीजन या उसको पढ़ने में, उसको देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा और हेल्प भी होगा। तो देखिए सेकंड जो है, देखिए सडन लोड है, ये अचानक से जो आकस्मिक भार जो है वो बताया जा रहा है। तो स्ट्रेस यहाँ पर 2W/A बताया जा रहा है। इफ W इज सडन अप्लाइड लोड, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू 2W अपॉन AE है। और देखिए ग्रेजुअल लोड और सडन लोड का देखिए यहाँ पर दो ग्राफ भी बनाया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। और इम्पैक्ट लोड जो होता है वो एक इस प्रकार से एक ऐसा लोड होता है जो कि इम्पल्सिव किस्म का होता है, जो कि जैसे कि बैट और बॉल, अगर हम बॉल को अगर हम हिट करते हैं, बॉल को जैसे हम बैट से हम अगर बैटिंग करते समय अगर बॉल को हिट करते हैं, तो जो बॉल और बैट का जो फिजिकल कांटेक्ट, आपस में जो उनका कांटेक्ट होता है वो बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए होता है। और होते ही वो क्या होता है, बॉल में एक कैनेटिक एनर्जी, एक फोर्स ऐड ऑन हो जाता है, और उस फोर्स की वजह से जो बॉल है वो बहुत तेजी से आगे की ओर निकल जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लोड। या खीला और हथौड़ी, खीला और हैमर की भी अगर हम बात करें तो उसकी भी हम बात कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों का जो आपस में फिजिकल कांटेक्ट होता है वो बहुत ही कम देर के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। लेकिन जो जो फोर्स, जो लोड जो एड ऑन हो रहा है उस नेल में, उस खीले में, वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट लोड का भी जो फॉर्मूला है वो बताया गया स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस का है P इक्वल्स टू √2WEH डिवाइडेड बाई AL है। ठीक है, और स्ट्रेन E इक्वल्स टू √2WH डिवाइडेड बाई AEL है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। वेयर P, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों का वैल्यू भी लिखा हुआ है। वेयर P इक्वल्स टू स्ट्रेस ड्यू टू द लोड एप्लीकेशन विथ इम्पैक्ट। ओके,
तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एच जो है वो हाइट है, ए जो है एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल जो है लेंथ है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं। ए कॉपर बार है सोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन, डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन इन बार इफ ई इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वरिंग क्रॉस सेक्शन का एक यहाँ पर बार है और इस बार में दोनों तरफ से 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। और जो पहला मेंबर है इसका डायमीटर है 25 mm, दूसरा मेंबर है उसका डायमीटर है 20 mm और तीसरा जो डायमीटर उसका दिया हुआ है 25 mm। तो इस प्रकार से जो इमेज जो बन रहा है वो यहाँ पर बता दिया गया है। गिवन डाटा भी देखिए ऊपर लिख दिया हुआ है कि टेंसाइल लोड है P इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन, या उसको अगर हम लोग न्यूटन में लिखे तो 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं। ई इक्वल्स टू 1000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और इसको हम लोग किलो न्यूटन को अगर हम लोग न्यूटन में अगर हम कन्वर्ट करें तो 100 इंटू 10⁻³ मतलब 1 किलो इक्वल्स टू क्या होता है 10 किलो, 1 किलो इक्वल्स टू 10⁻³ होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। तो 100 किलो न्यूटन मतलब 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई पर mm²। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 मेंबर हमें दिए हुए हैं, तीनों मेंबर का हमने नाम लिख दिया 1, 2 एंड 3। इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, पहले का 150 mm, दूसरे का है 200 mm, तीसरे का भी है 150 mm। तो यहाँ पर एरिया सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट मेंबर, एरिया ऑफ सेकंड मेंबर और एरिया ऑफ थर्ड मेंबर। एरिया निकालने का फॉर्मूला है π/4d², π/4d² और π/4d², सर्कुलर रॉड के लिए, सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर तीनों का एरिया निकालने के बाद में देखिए अब हमें इलोंगेशन ऑफ बार यहाँ पर निकालना है। तो इलोंगेशन ऑफ बार यहाँ पर देखिए डेल मतलब कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूले को हमने यहाँ पर देखिए देखा भी हुआ है, ये हाँ ये वाला फॉर्मूला देखिए डेल एल इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर डेल एल इक्वल्स टू PL/AE। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे भी स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ डेल एल इक्वल्स टू PL/AE दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो P है जो लोड है वो सबके लिए कॉमन है और एरिया ये बदलेगा, E जो है ये भी सभी के लिए कॉमन है। P क्यों कॉमन है? क्योंकि दोनों तरफ से जो लोड लग रहा है वो लोड क्या है, एक ही जैसा लोड है, टेंसाइल लोड, और उसका नेचर भी एक ही जैसा है। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्योंकि ये एक ही मटेरियल का बना हुआ है, एक ही जैसे मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है देखिए P और E को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है, और L1 और A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3 इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, उसको ब्रैकेट में लिख करके वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही ईजी है। P इक्वल्स टू 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन कर दिया गया है और E यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो P और E दोनों ही यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब जो जो भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर डेल एल इक्वल्स टू या डेल इक्वल्स टू ये फॉर्मूले में देखिए पुट हो गया 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐड करने के बाद में मतलब पुट करने के बाद में जब हम इसको कैलकुलेटर के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है डेल एल का 0.3743 mm। तो मतलब यहाँ पर जो ये जो बार जो दिख रहा है इसमें 30 किलो न्यूटन के लोड की वजह से इसमें कितना इलोंगेशन देखने को मिल रहा है, 0.3743 mm का इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। बहुत ही माइनर सा ये इलोंगेशन है और ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। जैसे ही कि हम ये 30 किलो न्यूटन लोड को हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलोंगेशन भी वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में चला जाएगा। ये परमानेंट इलोंगेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो है ना। और ये देखिए ये एक और एक न्यूमेरिकल, स्टील बार 3.2 मीटर लेंथ हैज़ a sectional area of 9 centimeter square for first 2 meter and 6 centimeter square for remaining 1.2 centimeter. Find the total elongation if a pull of 5000 kilogram is applied at its end.
तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए फिगर में भी दिया हुआ और गिवन डाटा भी दिया हुआ है। गिवन डाटा में है मॉडुलस का वैल्यू और लोड का वैल्यू 5000 kg। तो एक बार है, स्टेप टर्निंग बार है, इस प्रकार से स्टेप टर्निंग है, जो दोनों तरफ से 5000 किलोग्राम का लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड है। और पहला जो है मेंबर वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सर्कुलर, उसका जो डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और उसका लेंथ जो है 2 मीटर है। अगले का जो नेक्स्ट जो साफ्ट उसी के साथ में लगा हुआ है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का डायमीटर, और उसका लंबाई है 1.2। तो इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल इलोंगेशन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस का जो है पी अपॉन ए करके स्ट्रेस निकाला गया है, स्ट्रेस इन 9 सेंटीमीटर बार और स्ट्रेस इन 6 सेंटीमीटर बार करके यहाँ पर स्ट्रेस निकाला गया है। और स्ट्रेस निकाल करके देखिए टोटल इलोंगेशन यहाँ पर निकाल दिया गया है, डेल एल इक्वल्स टू F1L1 बाई ई प्लस F2L2 बाई ई, ऐसा करके। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोगों को आता भी होगा। तो ये सिंपल से फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर डेल एल की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर दी गई है, जो कि यहाँ पर 0.103 mm के आसपास यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो ये सब न्यूमेरिकल्स को आप कैलकुलेटर से अगर बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनता चला जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस जैसा भी आएगा कि हाँ अब आप लोग बना सकते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हमने कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स को हमने देखा है। तो इसमें बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।